हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का लास्ट जो टॉपिक है वो है टू डिराइव द रिलेशनशिप एमंग द फिजिकल क्वांटिटीज़। हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ होंगी हमारे पास और उनको ले करके हम एक रिलेशन जो फिजिकल रिलेशन है उसको हम क्या करते हैं, डिराइव करने की कोशिश करते हैं, उसको हम डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम इसको ऑर्डिनरी मेथड से ना करके हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके इसको हम डिड्यूस करते हैं, इसको हम डिराइव करते हैं। ठीक है, आइए हम सवाल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसका कोई डेरिवेशन नहीं होता है, ये सिंपल से क्वेश्चन होता है केवल। ठीक है ना, आइए जरा देखते हैं। हम एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। हमने मान लिया कि कोई ये एक पार्टिकल होगा जो एक सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है। ठीक है ना, ये एक सर्कुलर पाथ है जिसका सेंटर क्या है O और रेडियस कितना है R। इस पर एक पार्टिकल जिसका मास m है वो v वेलोसिटी से रिवॉल्व करता है। ठीक है ना, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m रिवॉल्विंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। तो डिड्यूस द रिलेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स Fc और F, चाहे Fc कह लें चाहे F कह लें, हम इस F के लिए क्या करते हैं, रिलेशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। उसको हम डिराइव करेंगे, किसके लिए करेंगे, F के लिए करेंगे। ठीक है, जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम रिलेशन डिराइव करते हैं हम उसको लिखते कैसे, जरा देखिए। हमने कह दिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स, हमने कह दिया सेंट्रीपिटल फोर्स F इज डिपेंड्स ऑन रेडियस R, मास m एंड वेलोसिटी v in such a way that कि F is directly proportional to mass m power a, R radius power b and velocity v power c। ठीक है ना, हमने इस तरह इसको लिख लिया है कि F डिपेंड्स ऑन m r v in such a way that कि F is directly proportional to m power a, r power b and v power c। करेक्ट। फिर अगला स्टेप हम फॉलो करते हैं कि F इज इक्वल टू k m पावर a, r पावर b एंड v पावर c। हमने यहाँ पे क्या किया, एक कांस्टेंट लगा दिया। ये जो कांस्टेंट इसको हम कहते हैं, ये जो k आया है हम इसको कहते हैं नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, हम इसको ये नाम देते हैं नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। करेक्ट। अब हम क्या कहते हैं, राइट द डायमेंशनल फार्मूला बोथ साइड्स। राइट द डायमेंशंस बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करें, डायमेंशंस का फॉर्मूला लिख दीजिए। लिखिए, तो हमने कहा जो F है उसके लिए क्या होता है, mLT पावर -2। हमने कहा लिख लीजिए। K है, K कैसा है, नॉन डायमेंशनल है, इसलिए इसका डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। इज इक्वल टू m क्या है, मास, तो इसके लिए हो जाएगा m पावर a। ये क्या है, ये है r का मतलब रेडियस का मतलब हो जाएगा l पावर b। b को ब्रैकेट के ऊपर रखो, बाहर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हो जाएगा v का होता है LT पावर -1 और इसकी पावर कितना हो जाएगा, हमने कह दिया कि c। ठीक है, चाहे तो आप सिमिलरिटी रखने के लिए क्या करें, इसको भी a ऊपर कर दें और इसके b को ऊपर कर दें, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको क्या करिए, एक साथ लिखिए। तो यहाँ से हो जाएगा m पावर a जो ये है, l का क्या हो जाएगा, l की पावर b यहाँ पे आएगा, l की पावर c यहाँ पे आएगा, तो l की पावर b प्लस c, और t के साथ क्या हो जाएगा, t की पावर -c m l t पावर -2। एक सिंपल सा हमारे पास रिलेशन आ जाता है। अब क्या करिए, अब आप क्या करेंगे, इनके डायमेंशंस का कंपैरिजन करिए। कैसे, m की डायमेंशन के बराबर, l का डायमेंशन के बराबर और t का डायमेंशन t के बराबर। ठीक है ना, तो इसको रखने की कोशिश करिए। रखिए जरा, यहाँ हो जाए क्योंकि m पावर 1 है, l पावर 1 है, t पावर -2 है, तो हम यहाँ से लिखेंगे बाय द कंपैरिजन ऑफ द डायमेंशंस
m l एंड t, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि a इज इक्वल टू 1, ठीक है। m की पावर कितना है, a है, और m की पावर यहाँ कितना है, 1 है। हमने क्या किया, इनको कंपैरिजन कर लिया, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। फिर हमने कहा लिखिए l के लिए जब आप लिखोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपके सामने जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है b प्लस सी, और ये कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो आप लिखोगे कि b प्लस सी इज इक्वल टू 1। यहाँ से कोई कंक्लूजन अभी नहीं मिला। उसके बाद हम करते हैं t की बात। t की पावर माइनस सी यहाँ पर है और -2 यहाँ पर है, तो हम लिखेंगे c इज इक्वल टू -c इज इक्वल टू -2, या कह दिया जाए कि c इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, ऐसा कर दिया जाए। इस c की वैल्यू को इसमें रख दीजिए b प्लस सी में, तो ये हो जाएगा b प्लस सी की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 1, या कह दिया जाए b इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1, मतलब b इज इक्वल टू -1, ठीक है। एक आपके पास ये है कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 2, ठीक है। a b c की वैल्यू क्या होती है आपके सामने आ जाती हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो a b c की वैल्यूज आती हैं, इन वैल्यूज को कहाँ पे पुट करिए, इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, इसको चाहे इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए, या फिर ऐसे जैसे भी आप याद रख सके वैसे कर दीजिए। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1, एक में इसको पुट कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा f इज इक्वल टू के m पावर a, तो m पावर कितना हो जाएगा, a की वैल्यू है 1, हमने कहा इसको लिख दीजिए 1। उसके बाद है r पावर b, और b इज इक्वल टू कितना है, -1, तो ये हो जाएगा r पावर -1। फिर हमने कहा c की पावर कितना है, v, और v की पावर कितना है, c, तो v की पावर c की वैल्यू पुट करिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, और इसको जब करोगे तो ये हो जाएगा m v स्क्वायर r, और एक ये फार्मूला आपके सामने आ जाता है, ठीक है ना। अब क्या है, जो ये k है, ये नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकती है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि वी नो दैट k इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा f इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाई r। ये एक सिंपल सा मेथड था इक्वेशन को डिड्यूस करने का, कि आसानी से इसको आप डिड्यूस कर सकते हैं, करेक्ट आ जाएगा। आइए जरा एक सवाल और लेकर के देखते हैं, जरा उसको रिड्यूस करके देखते हैं क्या करता है वो, ठीक है ना। तो आइए हम दूसरा सवाल करके देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं सिंपल पेंडुलम का, और वहाँ पे पेंडुलम में ये देखते हैं कि टाइम पीरियड का फार्मूला अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से डिड्यूस करें तो वो फार्मूला किस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब हमने कह दिया कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वी हैव अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। ये सिंपल पेंडुलम होगा, ये पेंडुलम की क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। अब पेंडुलम का क्या होगा कि पेंडुलम को एक तरफ आपने ले जा करके यहाँ तक, और उसके बाद इसको रिलीज़ कर दिया। जब यहाँ जाके इसको रिलीज़ कर दिया तो क्या करता है, ये यहाँ से ऐसे आएगा और फिर ऐसे लौट करके फिर से ऐसे आएगा, ठीक। यही तो होता है पेंडुलम के साथ। क्या क्या है यहाँ पे, हमने कह दिया कि m बी द मास ऑफ द पेंडुलम, इसका जो मास है वो क्या है, m है, ठीक है। लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज l। यहाँ पर एक क्वांटिटी और इन्वॉल्व होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम कह लेते हैं g, ठीक है ना। 3 चीज़ें हैं। हमें किसके लिए डिराइव करना है फार्मूला, इसके टाइम पीरियड के लिए करना है, टाइम पीरियड के लिए हमको फार्मूला डिराइव करना है। तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे कि लेट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t is directly proportional to l पावर a। हमने कह दिया कि l पावर a, m पावर b एंड g पावर c। जितनी भी क्वांटिटीज पे t की वैल्यू डिपेंड करती, मैंने उन सबको रखा और सबकी पावर भी लिख लिया कि l की पावर a है, मास m की पावर b है और g की पावर c है, ठीक है ना। फिर से लिखिए कि टाइम पीरियड t इज इक्वल टू के l पावर a
m पावर b g पावर c, where k is the dimensional constant, where k is non-dimensional कांस्टेंट। करेक्ट, मतलब इसकी कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं है। राइट द डायमेंशन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करिए, इन सबके डायमेंशन फार्मूला लिख लीजिए। तो टी का क्या हो जाएगा, टी होता है दैट इज इक्वल टू के के लिए कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा। एल क्या है, लेंथ है, तो इसलिए इसकी पावर हमने कह दिया कि एल है, हमने कह दिया कि एल पावर क्या है, ए है। मास है क्या, ये एम है, हमने कह दिया कि एम पावर क्या है, बी है। जी क्या है, एल टी पावर -2, एल टी पावर -2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, सी। ठीक है, वही जो पिछले सवाल में हमने किया है उसी को हमने क्या कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ उसी प्रोसेस को। अब इसको लिखा जाए m पावर 0, l पावर 0 एंड t पावर 1। ठीक है ना, मैंने इसको क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लिया। इज इक्वल टू, इन सबको कलेक्टिवली लिखिए, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले लिखिए m पावर कितना है, b। ठीक, उसके बाद लिखिए l पावर a, और यहाँ से कितना है, c, तो ये हो जाएगा a प्लस c। ठीक, फिर हमने कहा t लिखिए, t कहाँ है, केवल एक ही है, और t की पावर हो जाएगा -2c। हमने इनको क्या किया, कलेक्टिवली ऐसे लिख लिया है। ठीक है, अब हम डायमेंशंस का कंपैरिजन करते हैं। डायमेंशंस का कंपैरिजन करते हैं, पहले किसका करेंगे, पहले हम m की डायमेंशन का कंपैरिजन करेंगे, फिर हम l की डायमेंशन का कंपैरिजन करेंगे, और फिर हम t की डायमेंशंस का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है ना, तीनों का कंपैरिजन करके देखते हैं। m की पावर कितना है, b, यहाँ पे m की पावर कितना है, 0, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास b इज इक्वल टू 0। करेक्ट, l के साथ क्या है, l का है कि यहाँ पे कितना है, a प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कितना है, 0, हमने कहा a प्लस सी इज इक्वल टू 0। करेक्ट, यहाँ से भी हमको कोई कंक्लूजन नहीं मिलता है, इसी वक्त हम क्या करते हैं, t की पावर का भी कंपैरिजन कर लेते हैं और लिखते हैं कि -2c इज इक्वल टू, यहाँ पे -2c, यहाँ कितना है 1, तो -2c इज इक्वल टू 1, या कह दिया जाए c इज इक्वल टू -1/2। ठीक, c इज इक्वल टू कितना, -1/2। अब आइए इस इक्वेशन में यहाँ पे जा करके हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे कि a इज इक्वल टू -c, या कह दिया जाए कि a इज इक्वल टू -1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। ठीक, a b c तीनों की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इन तीनों की वैल्यूज जो हमारे पास आई हैं a b c की, इन वैल्यूज को क्या करें आप, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर लें। जहां पर आप कांस्टेंट ले आते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, वही इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। करेक्ट, रखिए इसमें, पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। इसमें इनकी वैल्यू को क्या करिए, पुट कर दीजिए। जब इनको आप पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू के को के रहने दीजिए, l पावर a और a की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो हमने कह दिया कि l पावर 1/2। फिर हमने कहा है m पावर b की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो हमने कहा कि m पावर 0 है। फिर क्या है, g पावर c की वैल्यू -1/2, इसलिए यहाँ पे लिखिए अब g पावर -1/2। करेक्ट, m की पावर 0 मतलब 1, ये 1 हो जाएगा, और अब हम इसको लिखेंगे दैट इज इक्वल टू के l पावर 1/2 डिवाइड बाई g पावर 1/2। दोनों की पावर 1/2 है, इसलिए इसको हम लिखते हैं t इज इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ l/g। यहाँ से एक फार्मूला निकल करके आपके पास ये आ जाता है, लेकिन ऐसा फार्मूला आपने कभी देखा नहीं, क्योंकि k की जगह कुछ और रखते हैं। तो यहाँ आप जानते हैं कि k की वैल्यू कितनी होगी, 2π। जब k की वैल्यू 2π रखोगे तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट l/g। ये आपके पास स्टैंडर्ड फार्मूला निकल करके आ जाता है। ठीक है ना, इतनी सी बात आपको इसमें जाननी होती है। हर क्वेश्चन के लिए यही प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है, और जो सवाल हैं उनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो आया है, ये इसका तीसरा एप्लीकेशन था, थर्ड एप्लीकेशन था इसका।
आइए जरा हम कुछ बातें और देखते हैं कि कुछ यहाँ पे क्या है, लिमिटेशन है इसकी। उन लिमिटेशंस का भी हमें ध्यान रखना होता है कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं जो डायमेंशन से क्या होती हैं, नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो आइए जरा हम लिमिटेशन की बात कर लें, भाई लिमिटेशन क्या क्या इसकी हैं, ठीक है ना। चलते हैं देखते हैं लिमिटेशन क्या है। तो लिमिटेशन जरा देख लिया जाए भाई इसके, या डिसएडवांटेजेस कह दिया जाए इसके क्या हैं, या क्या है जो डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू नहीं हो सकता है, ये बातें हम जानने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है ना। हम बात करते हैं किसकी, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है ना। आइए हम इसके लिमिटेशन की बात करें। नंबर वन, अभी हमने एक बात किया था कि जब आपने डिराइव किया फार्मूले को तो क्या के की वैल्यू कहीं निकल करके आई, नहीं आई। जो नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट था उसकी वैल्यू कहीं से हम इसको डिराइव नहीं कर पाए। जब नहीं कर पाए तो हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे कि जो नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसकी पहली लिमिटेशन है कि डायमेंशनल एनालिसिस fails to calculate the value of non dimensional constant, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं, हम इसे लिखते हैं this method does not give any idea about non-dimensional कांस्टेंट के, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट के बारे में ये कोई आइडिया हमको नहीं देता है, ठीक है ना। अब अगर हम देखें, अभी तक हमने क्या किया कि कोई एक क्वांटिटी थी वो केवल 3 क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, जो हमने डिराइव किया लगभग हमने यही किया, और सारे के सारे जो आपको मिलेंगे इस चैप्टर में वो भी आपको यही मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 क्यों नहीं आए, 5 क्यों नहीं आए, 6 क्यों नहीं आए। जब ये 3 से ज़्यादा हो जाते हैं, क्वांटिटीज 3 से ज़्यादा हो जाती हैं तो उनको डिराइव करना बहुत ही मुश्किल होता है, इतनी लंबी इक्वेशन बनती है कि उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक यहाँ पे ड्रॉबैक होता है, इट फेल्स व्हेन द फिजिकल क्वांटिटीज when more than 3 quantities depends on a physical quantity, ठीक है। एक बात ये यहाँ पर आती है कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी में 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज डिपेंड करती हैं तो ये फेल हो जाता है, ये डिराइव नहीं कर पाता है। तीसरी बात आती है कि अगर मान लिया जाए हम आपको एक ऐसा इक्वेशन दे दें कि भाई इसको डिराइव करो, इसको S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमने कहा भाई इसको डिराइव कर दो। दूसरा हमने कह दिया कि भाई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को डिराइव कर दो, या इस तरह के जो भी फार्मूले हैं उनको डिराइव कर दो, ठीक है। तो जब इनको डिराइव करने हम चलते हैं तो एक बात आती है यहाँ पर कि अलग अलग ये दोनों टर्म तो डिराइव किए जा सकते हैं, लेकिन बीच में प्लस आया है या माइनस आएगा इस बात को डायमेंशनल एनालिसिस नहीं बता पाता है, ठीक है ना। तो इट फेल्स टू डिराइव, क्या है, इट फेल्स टू डिराइव द इक्वेशंस in which plus or minus
साइन कनेक्ट्स द टू टर्म्स, ठीक है। ऐसा इक्वेशन जिसमें बीच में प्लस या माइनस आकर के दो टर्म को कनेक्ट करता है, हम ऐसे इक्वेशंस को भी इसकी हेल्प से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगली बात अगर हम कोशिश करें जानने की, तो देखिए जो हमारे पास कुछ क्वांटिटीज हैं, जैसे हमने कह दिया कि ई, ये क्या है, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट है, इसको डिराइव नहीं कर सकते हैं। हमने कह दिया कि अगर कहीं पाई आता है तो हम इसको डिराइव नहीं कर सकते हैं। कहीं नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो उसको डिराइव नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं लॉग आ जाए तो हम उसको डिराइव नहीं करेंगे, लॉग बेस ई हो या लॉग बेस 10 हो, ऐसा आ जाए तो हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। अगर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, अगर ये आ जाएं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आ जाएं, अगर इतनी चीज़ें आ जाती हैं किसी इक्वेशन में तो भी हम इक्वेशन को डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस फेल्स टू डिराइव द इक्वेशंस इन विच ई, पाई, लॉग, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर इन्वॉल्व्ड। जिनमें ये सभी आते हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इट fails to derive the relations in which e, pi, log, sin theta, cos theta, tan theta are involved, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इनके कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको हम ध्यान में क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है ना। इनको ध्यान में हम रखते हैं और अगर ऐसे इस तरह की क्वेश्चंस आती हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उनको डिराइव नहीं कर सकते हैं। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। एक बात आती है कि जब 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज डिपेंड करती हैं तो क्या इनको डिराइव किया ही नहीं जा सकता है। डिराइव किया जा सकता है, लेकिन उनके लिए अलग अलग थ्योरम्स होती हैं, हम उनसे डिराइव करते हैं, बट दीज थ्योरम्स आर आल्सो द वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। अब चैप्टर थ्योरेटिकल पार्ट ओवर होता है। कल हम इसके कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चंस का, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।